नमस्कार बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमाचारण महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज जो वीडियो मैं दे रही हूँ उसके अंतर्गत सेकेंड ईयर का जो इतिहास का सेकेंड पेपर या द्वितीय प्रश्न पत्र है विश्व का इतिहास, उसी के अंतर्गत नवीन साम्राज्यवाद के अंतर्गत अफ्रीका के अलावा प्रशांत महासागर, सुदूर पूर्व एशिया और मध्य और पश्चिमी एशिया में किस तरह से यूरोपीय लोगों ने अपने एक बड़े बड़े उपनिवेश, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए, उसकी कुछ प्रमुख घटनाओं, उसके कुछ प्रमुख चरणों को आज के वीडियो में हम स्पष्ट करेंगे। वैसे तो नवीन साम्राज्यवाद के अंतर्गत हमारे पास कुल मिलाकर के 4 या 5 वीडियो बनने जा रहे हैं और इन वीडियो को आप अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर देखें ताकि पूरे प्रकरण को समझने में आपको हेल्प मिले। एक दूसरे से हमेशा इतिहास में इंटर रिलेट होता है और जब इन अंतर संबंधों को आप पकड़ लेंगे तो इतिहास को याद करना एक कठिन पहेली नहीं बल्कि एक सरल सा युक्ति बन जाएगी। आज इस चरण में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर में यूरोपीय राज्यों के विस्तार के बारे में। अफ्रीका में जैसे ही बंटवारा हुआ, अफ्रीका के सारा भूभाग, सारा इलाका धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल आदि के अधीनस्थ चला जाता गया। उसी तरह प्रशांत महासागर के अलग अलग द्वीपों में भी छीना झपटी चली जाती रही। लेकिन यहाँ एक चरण ये भी था कि इसमें यूरोपीय देश के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका भी भाग ले रहा था। 1900 ईस्वी तक प्राय जो प्रशांत महासागर के सारे द्वीप हैं किसी न किसी देश के अधीन हो चुके थे, किंतु इस विस्तार के संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि इंग्लैंड और फ्रांस की यहाँ प्रशांत महासागर के क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने की कोई विशेष रुचि नहीं थी। वास्तव में इन द्वीपों पर अधिकार करने की मांग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कुछ प्रशांत महासागरीय द्वीपों में स्थित यूरोपीय अधिकारियों और उस क्षेत्र में बसे हुए यूरोपीय वासियों द्वारा ही किए जा रहे थे। आम जो जनमत था उसकी इस तरफ कोई रुचि नहीं थी। इन जो यूरोपीय अधिकारी और यूरोपवासी हैं यहाँ रहने वाले, उनकी मांग के आधार पर विभिन्न राज्यों ने अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस रेस में सबसे पहले इंग्लैंड और फ्रांस पहुँचे थे। इसलिए ज़्यादातर द्वीप भी इन दोनों देश यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के अधिकार में ही आए। परंतु हॉलैंड के पास भी एशिया के दक्षिण पश्चिम में पूर्वी इंडीज़ के द्वीप समूह के विस्तृत साम्राज्य थे। सबसे पहले हम आते हैं फिजी द्वीप समूह। इसकी तरफ सबसे पहले आकर्षित हुआ इंग्लैंड। 1870 में फिजी में रहने वाली ब्रिटिश जनता ने इंग्लैंड की सरकार से प्रार्थना की कि फिजी को वो अपने साम्राज्य में मिला ले। ऑस्ट्रेलिया के कुछ व्यक्ति भी प्रशांत महासागर के दक्षिणी पश्चिमी भाग के सभी द्वीपों पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहते थे। 1874 तक फिजी में अव्यवस्था स्थापित थी। अंत में ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1875 में फिजी को क्राउन कॉलोनी के रूप में साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। फिजी के बाद अगली बारी आ रही थी न्यू गिनी। इसके पूर्वी भाग पर अधिकार करने की समस्या उत्पन्न हुई क्योंकि पश्चिमी भाग पर पहले ही नीदरलैंड, हॉलैंड या आप डच कह सकते हो, उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यहाँ इस तरफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों की कोई भी रुचि नहीं थी। परंतु जर्मनी ने 1884 में न्यू गिनी के प्रदेशों पर अधिकार करने की कोशिश की। वहाँ पर उसने जर्मनी का झंडा फहरा दिया और जब यहाँ जर्मनी का झंडा फहराया गया तो प्रतिक्रिया स्वरूप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग काफ़ी चिंतित हुए। ब्रिटेन ने जर्मनी को सूचना दे दी कि उस भूभाग पर ऑस्ट्रेलिया के स्वार्थ हैं, अतः ब्रिटेन उस पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहता है। तो संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए जर्मनी और इंग्लैंड ने 1 अप्रैल 1885 को एक समझौता कर लिया। इसके अनुसार न्यू गिनी के उत्तरी पूर्वी भाग पर जर्मनी और दक्षिणी पूर्वी भाग पर ब्रिटेन का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया गया। न्यू गिनी की तरह ही सेमोआ आइलैंड या सेमोआ द्वीप समूह में ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका की कंपटीशन या प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। दक्षिणी प्रशांत महासागर के ये द्वीप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ज़्यादा पास थे, तो न्यूजीलैंड की सरकार जो कि ब्रिटेन के अधीन ही थी, उसने ब्रिटेन से उस पर अधिकार करने की अनुमति मांगी। अंत में ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के बीच 1889 में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार तीनों राज्यों ने सेमोआ द्वीपों पर संयुक्त नियंत्रण रखने और उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने पर अपनी राय दे दी। केवल पागो पागो का बंदरगाह उसमें अमेरिका के विशेष अधिकारों को मान्यता दे दी गई। कुछ समय तक ये द्वीप तीनों राज्यों के संयुक्त संरक्षण में रहे, किंतु
तीनों राज्यों में समन्वय करना बड़ा ही मुश्किल काम था, अतः तीनों देश जो है यानी फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका तीनों ही ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका तीनों ही जो है असंतुष्ट बने रहे। 1898 में स्पेन और अमेरिका के युद्ध में स्पेन को अमेरिका ने बुरी तरह से पराजित कर लिया। इस युद्ध के बाद में अमेरिका ने फिलीपींस द्वीपों पर अधिकार कर लिया तो जर्मनी निराश हुआ। इस स्थिति को सेमोआ पर भी इस प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, अतः 1899 में प्रस्ताव रखा गया कि सेमोआ को आपस में विभाजित कर लिया जाए। ब्रिटेन और अमेरिका विभाजन के लिए तैयार थे, अतः तीनों ने मिलकर एक संधि की जिसके अनुसार उपोल और सवाई द्वीप जर्मनी को दिए गए, टोंगा और सोलोमन द्वीप समूह ब्रिटेन को तथा टुटुइला और पागो पागो के द्वीप अमेरिका को दे दिए गए। इस तरह से प्रशांत महासागर के अंतर्गत जो अलग अलग द्वीप थे उनको जो है उन सभी प्रदेशों का वितरण जर्मनी, इंग्लैंड और यूएसए में संपन्न हो गया। अब हम आ जाते हैं मध्य और पश्चिमी एशिया में साम्राज्य विस्तार पर। यहाँ जो है प्रतिद्वंदी, जहाँ प्रशांत महासागर में मैंने कहा कि ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका था, तो मध्य और पश्चिमी एशिया में रूस और ब्रिटेन ये दोनों की बड़ी ही कंपटीशन रही है। रूस बर्लिन कांग्रेस में जो फैसला हुआ था उससे असंतुष्ट था, नाराज था, अतः उसने मध्य एशिया में इंग्लैंड से बदला लेने के लिए पूर्व की तरफ तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दिया। उसका मुख्य उद्देश्य ये था क्योंकि रूस जो है वो बड़ा ही शीत प्रदेश वाला जो है इलाका है, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ जो है एक भी बंदरगाह ऐसा नहीं है जो साल भर खुला रहे, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है तो बंदरगाह जो है उनका पानी भी आस पड़ोस में जो है जम जाता है, तो बंदरगाह साल भर के लिए उपलब्ध नहीं होता था। तो इस समस्या से निपटने के लिए रूस ने उद्देश्य यही रखा कि ऐसे बंदरगाह प्राप्त करे जो साल भर खुला रहे। इसी उद्देश्य से वो दक्षिण की तरफ कॉन्स्टेंटिनोपोल और पश्चिम में अटलांटिक सागर के तट पर बंदरगाह प्राप्त करना चाहता था। वास्तव में एशिया की ओर रूस की प्रगति क्रीमिया युद्ध के बाद ही शुरू हो गई थी, यानी 1858 में उसने चीन को मजबूर करके आमूर नदी के तट से उत्तर की ओर के सारे इलाके उससे छीन लिए थे और प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्टोक के बंदरगाह की नींव रखी थी। इसके अलावा रूस ने मध्य एशिया में ताशकंद 1864 में, समरकंद 1868 में, खींचा 1873 में और खोशकंद 1876 पर अधिकार करके बर्लिन कांग्रेस के पहले ही ये 4 जो जगह थी उस पर अधिकार कर लिया था। इस तरह से अपनी साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाता हुआ वो अफगानिस्तान की सीमा पर पहुंच गया था। अफगानिस्तान जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का अगर मुकुट है तो उसका कोहिनूर था भारत, उसके जस्ट पास में था। ब्रिटिश सरकार अपने भारतीय साम्राज्य की अब उसको चिंता सताने लगी, अतः अंग्रेज़ों ने 1878 और 90 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और वहाँ के शासक को हटाकर दूसरे को काबुल की गद्दी पर बिठा दिया जो कि अंग्रेज़ों का दोस्त था। इस दिशा में उसकी प्रगति जब अवरुद्ध हो गई तो रूस ने जो है दूसरी दिशा की तरफ बढ़ने लगा। 1881 में उसने तुर्किस्तान पर विजय प्राप्त की, 1884 में मर्व नगर पर अधिकार कर लिया, तो इससे जो है ब्रिटेन को चिंता होने लग गई। जब रूस 1885 में पंजदेह पहुंचा, अफगानिस्तान में ये जगह है, तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। जिस तरह से फशोदा कांड में इंग्लैंड और फ्रांस के संबंधों पर जो है एक छाया सी आ गई थी, उसी तरह यहाँ जो पंजदेह है अफगानिस्तान के इलाके को लेकर ब्रिटेन और रूस जो है आमने सामने आ गए थे। अंततः 1895 में दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण कर दिया। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में रूस ने फारस पर भी अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न किया, पर इंग्लैंड ने यहाँ भी उसका विरोध किया। 1892 में इंग्लैंड ने इंपीरियल बैंक ऑफ पर्शिया की स्थापना कर दी थी और इस बैंक ने फारस के शाह को बहुत अधिक लोन या ऋण दे दिया था। इसके बाद में रूस ने भी फारस में बैंक ऑफ लोन्स की स्थापना की और फारस की सरकार को ऋण देना शुरू कर दिया। फारस के उत्तरी भाग में रूस का आर्थिक प्रभाव बढ़ता जा रहा था और फारस के दक्षिणी भाग में इंग्लैंड का। अंत में 1907 में रूस और ब्रिटेन के बीच में समझौता हो गया, जिसके अनुसार फारस के उत्तरी भाग में रूस का प्रभाव क्षेत्र और दक्षिणी भाग में ब्रिटेन का प्रभाव क्षेत्र मान लिया गया। साथ ही मध्य फारस में दोनों ही देशों के व्यापारियों को, अधिकारियों को काम करने की स्वतंत्रता मिल गई। अब हम आ जाते हैं सुदूर पूर्व में साम्राज्य विस्तार पर। अफ्रीका में बहुत पहले ही एशिया में यूरोपीय साम्राज्यवाद का प्रवेश हो चुका था। 1871 में तक यहाँ के अधिकांश देश बढ़ चुके थे। एशिया के प्राय 1/3 भाग पर रूस का अधिकार था। भारत पर
ब्रिटिश आधिपत्य था। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापान और चीन ये दो ऐसे देश थे जहाँ पर यूरोपीय साम्राज्य बन सकता था। लेकिन जापान में जो मेइजी शासन 1867 के बाद में जापान ने जो तकनीकी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में जो उन्नति की, अब वो तो खुद ही एक साम्राज्यवादी देश बन चुका था जो कि अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही देश बचा था जहाँ साम्राज्यवादी जो है अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर सकते थे, और वो था चीन। सारे देशों की निगाहें अब चीन पर थी। चीन वैसे तो एक समृद्ध देश था, लेकिन फिर भी उस दौर में अव्यवस्था का शिकार था। वहाँ की सरकार कमज़ोर थी। यूरोपीय राज्यों ने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसके अलग अलग भागों पर अधिकार करने का प्रयास किया। 1840 से 42 के बीच में प्रथम अफीम युद्ध के समय चीनी सरकार की निर्बलता प्रकट होने लगी थी। इसी समय इंग्लैंड ने हांगकांग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद में 1857-58 में इंग्लैंड और फ्रांस ने चीन को टिनसिन की संधि स्वीकार करने को मजबूर किया। इसके द्वारा चीन के 11 बंदरगाह जो हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, इन सभी देशों को बंदरगाहों पर विशेष सुविधाएं देने लगी। चीन जो कि विदेशियों के लिए हमेशा अपने मार्ग बंद रखता था, उसके दरवाजे अब पूरी तरह से खुल चुके थे। इसी कमजोरी का फ़ायदा फ्रांस ने उठाया और कोचिन चाइना पर संरक्षण स्थापित कर लिया। 1882 में अनाम और टोकिन के प्रदेशों पर अधिकार करके इंडो चीन का संरक्षित राज्य स्थापित कर लिया, परंतु चीन की वास्तविक लूट शुरू की जापान ने। 1894-95 में जापान ने चीन से युद्ध करके कोरिया का विस्तृत प्रदेश उससे अलग कर दिया। दोनों देशों के बीच यानी चीन और जापान के बीच में शिमोनोसेकी की संधि हुई। इसके अनुसार उसे पोर्ट आर्थर और लियाओ तुंग प्रायद्वीप जापान को देना पड़ा और कोरिया पर भी चीनी प्रभुत्व चीन को छोड़ना पड़ा। चीन की इस हार से यूरोप के सभी देशों को ये पता चल गया कि चीन का साम्राज्य अब नष्ट प्राय है, उस पर अगर हम दबाव डालें तो बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तिजोरियां हम इससे भर सकते हैं। इसके बाद यूरोपीय देशों ने चीन में व्यापारिक सुविधाएं और राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। 1897 में 2 जर्मन पादरियों की चीन में हत्या हो गई। जर्मनी ने चीन को मजबूर करके हर्जाने के रूप में 1898 में कियाओ चाओ का प्रदेश 99 वर्ष के लिए लीज पर या पट्टे पर प्राप्त कर लिया। इसके अलावा शांतुंग प्रांत में रेल मार्ग बनाने का अधिकार और अन्य व्यापारिक सुविधाएं भी उसने प्राप्त कर ली। मार्च 1898 में चीन ने रूस को पोर्ट आर्थर और उसके आसपास का जो भाग था 25 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया। इसके बाद में फ्रांस ने क्वांगछाओ का क्षेत्र 99 साल के लिए लीज पर लिया। ब्रिटेन ने वेई हाई वेई और कोलन के आसपास का क्षेत्र रूस के जैसी शर्तें जैसी रूस ने रखी थी वैसा ही शर्तों पर प्राप्त कर लिया। इस तरह से 19वीं सदी के अंत में ऐसा महसूस किया जाने लगा कि यूरोपीय जो शक्तियां हैं चीन के खरबूजे को आपस में बांट करके खा लेंगी। इसी दौरान चीन के अंतर्गत चीन की सीमाओं में विदेशी शासक, विदेशी राज्य जिस तरह से अपना प्रभाव विस्तार कर रहे थे, उसके कारण चीनी देशभक्तों ने अपने देश में सुधार के लिए अपने देश से विदेशी आक्रांताओं को बाहर निकालने के लिए उनमें प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हुई और सभी नागरिक विदेशियों से विद्वेष रखने लगे। स्वाभाविक था कि विदेशियों के प्रति विद्वेष की भावना एक विद्रोह के रूप में प्रकट हो। इसी दौरान चीन में एक दल का गठन हुआ जिसे अंग्रेजी में बॉक्सर कहते हैं। इस दल के सदस्य विदेशियों को चीन से निष्कासित करने के लिए कटिबद्ध थे, संकल्पबद्ध थे। वर्ष 1899 का अंत होने से पहले ही वहाँ एक हिंसात्मक आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन के विरोध में रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान इन सभी की सम्मिलित सेनाओं ने चीन पर हमला कर दिया। 1901 में चीन को विदेशी राज्यों से समझौता करना पड़ा। बॉक्सर विद्रोह कुचल दिया गया और हर्जाने के रूप में 1 अरब 50 करोड़ रुपया विदेशी राज्यों को देना पड़ा। इसका भुगतान 39 वार्षिक किस्तों में किया जाना था। अमेरिकी प्रभाव के कारण यूरोपीय राज्यों ने चीन की अखंडता बनाए रखने का आश्वासन दिया। बॉक्सर युद्ध के बाद चीन की सरकार ने शासन और सेना में सुधार की योजना बनाई। इसके बाद रूस ने मंचूरिया में अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश की और इसके कारण रूस और जापान के रिश्ते बिगड़ने लगे। जापान ने अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड को अपने खेमे में लाया और 1902 में इंग्लैंड से संधि कर ली। 1904 में रूस जापान युद्ध में रूस की हार के कारण सुदूर पूर्व की स्थिति में बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। रूस जो कि अब आक्रामक था, वो उतना आक्रामक रही ना। उसकी सेना की, उसकी सैनिक व्यवस्था की पोल पूरे विश्व के समक्ष अब खुल चुकी थी। अब साम्राज्यवाद के महत्व पर
हम कहते हैं। हालांकि इसके नकारात्मक पक्ष हम ज़्यादा देखते हैं। साम्राज्यवाद के द्वारा दुनिया भर में जो अविकसित देश थे उनका आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से शोषण किया गया। लेकिन फिर भी इन अविकसित क्षेत्रों में चाहे साम्राज्यवाद के लाभ के कारण ही क्रांतिकारी परिवर्तन आए। साम्राज्यवादियों ने जहाँ जहाँ गए वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, परिवहन और संचार व्यवस्था, इसके अलावा कृषि और उद्योगों में भी नई नई वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग शुरू कर दिया। साम्राज्यवाद के अंतर्गत अनेक शासित देश के लोगों ने न केवल पश्चिमी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया, इसके अलावा वे वहाँ के जो अधीनस्थ देश थे वो धर्म, शासन और मनोरंजन के बारे में यूरोप के प्रगतिशील पश्चिमी विचारों से भी परिचित हुए। कुछ साम्राज्यवादी शक्तियों ने, जैसे भारत में भी है, सती प्रथा पर बैन लगाया, नरभास पर, नरबलि पर लगाया, भक्षण पर, दास प्रथा जैसी बुराइयों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। इसके उल्टा अविकसित देशों पर भी जो है का भी पश्चिम पर प्रभाव पड़ा। रबर, तेल, रेशम, सूखे मेवे और देशी हस्तशिल्पों की कृतियाँ जो है यूरोपीय देशों में बहुत अधिक पहुंचने लगी। कई पश्चिमी कलाकारों ने अपने साहित्य, चित्रकला या संगीत के लिए उपनिवेश जो समय समय पर स्थापित किए थे उनसे प्रेरणा ग्रहण की। इन क्षेत्रों का जिन पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है उन्होंने भूगोल, भूविज्ञान, प्राणीशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा साम्राज्यवाद ने ही राष्ट्रीयता की प्रबल भावना को जगाया और इसी के कारण एशिया में, अफ्रीका में जो देश गुलाम थे उनमें जो है कई सारी क्रांतियाँ हुई। 19वीं और 20वीं सदी में अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय शक्तियों ने अपनी साम्राज्यवादी भूख जो थी उसको काफ़ी कुछ शांत कर दिया था, लेकिन उनकी वजह स्थायी नहीं थी। इन साम्राज्यों के कारण ही कुछ ही सालों में यूरोपीय देशों को एक महायुद्ध या आप कहें विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा, जिसके कारण पूरी मानवता जो है एक तरह से कराह उठी। इतना कहकर ही साम्राज्यवाद या नवीन साम्राज्यवाद के पूरे जो 4 वीडियो के चरण थे उसका चौथा वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं और इस प्रकरण को भी यहीं हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसकी सारी प्रकरण की जटिलताएं आपको समझ में आ गई होंगी और सरल और सीधे शब्दों में आप इसको लिख भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे। धन्यवाद।